कैसे हो आप सब लोग। मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। बहुत ख़राब बीमारी है। इसका डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी। क्योंकि ये बीमारी के बारे में मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरी मदर को हुआ था ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। IL-6 IL-12 एंटीबॉडीज़ थी जो लंग्स को अफेक्ट करती थी। उनको 2021 में ये बीमारी डिटेक्ट हुई थी, डायग्नोज हुई थी, और बस 5 साल ही लाइफ थी उनकी। 5 साल ही चली, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं चली। और जो 5 साल भी थे उसमें भी काफ़ी बार एडमिशन हुए थे इनके, मतलब साल में 2-3 बार एडमिशन होते थे इस बीमारी में। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके जो फेफड़े होते हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है। तो उसमें जो क्षमता होती है ना एक्सपैंड करने की, और जो स्पॉन्जीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम इतनी आराम से, हम लोग तो आराम से ब्रीथ करते हैं, हमें तो इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि लंग्स भी ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे, मतलब उसमें कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिससे वो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और आप सांस लेने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है। डॉक्टर भी आपको मेडिसिन देंगे, स्टेरॉइड देंगे आपको। हुमनी कार्टेल हो गया 5 mg 10 mg, ऐसी ऐसी मेडिसिन देंगे घर के लिए। निंटेना देंगे आपको, एंटी फाइब्रोटिक होती है निंटेना। या MMF देंगे आपको, इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे शुरू में। ये मेडिसिन होती है जिससे आपकी इम्यूनिटी या इन्फ्लेमेशन थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, बीमारी बढ़ती नहीं है तेज़ तेज़। क्योंकि अगर ये दवाइयाँ ना ली जाए ना तो बीमारी एकदम से बढ़ती है और पेशेंट बहुत बेचैन हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा ज़रूरी है कि मेडिसिन ये टाइमली ली जाए और डेली ली जाए। इस बीमारी में परिवार पे भी थोड़ी मुसीबत रहती है कि उनको देखना होता है। अगर उनके पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन या किसी को भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है तो उन लोगों को भी देखना होता है, ध्यान रखना होता है पेशेंट का। बार बार हॉस्पिटल में लेके जाना होता है, मल्टीपल फॉलोअप्स होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस बीमारी में हॉस्पिटल जाना भी। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कोई आयुर्वेदा का इलाज हो, होम्योपैथी का इलाज हो, या फिर आप वैसे ही मोटिवेट करो कि बिना दवाइयों के आप ठीक हो जाओ। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मैंने देख लिया क्योंकि मैंने हर चीज़ ट्राई की है। मम्मी पे मल्टीविटामिन्स भी दिए हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए हैं, अच्छा खाना भी दिया था मम्मी को, और दवाइयाँ भी टाइम पे दी हैं, हॉस्पिटल भी टाइम ही लेके गया हूँ। वेट नहीं किया किसी चीज़ का भी। हल्की सी परेशानी होती थी, ऑक्सीजन 90 से नीचे जाता था तो इमरजेंसी में लेके जाता था। क्योंकि मैं गुड़गांव में था तो गुड़गांव में और पास के हॉस्पिटल में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इमीडिएटली ले जाता था मैं। और कई बार डॉक्टर ये भी कहते हैं कि साथ में ऑक्सीजन लगाओ शुरू में जब बीमारी डिटेक्ट होती है। और डॉक्टर भी आपको साइड में लेके बोलेगा कि ये बीमारी अच्छी नहीं है, वी वुड वॉक ऑन अ टाइट रोप। 3 से 5 साल लाइफ होती है पेशेंट की इस बीमारी में। हम दवाइयाँ देंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बट आपको ध्यान रखना होगा। यही चीज़ होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में। चाहे IPF हो, कोई भी लंग्स की बीमारी हो, ये बढ़ती रहती है, प्रोग्रेसिव होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी प्रोग्रेस हो गई है। क्योंकि जब भी एडमिशन होगा डॉक्टर हमेशा प्रीवियस CT स्कैन से कंपेयर करेगा, और वो आगे आगे कहेगा कि हाँ इतनी बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, ऐसे थोड़ी थोड़ी कर करके वो बढ़ जाती है। क्योंकि वो आपका शुरू में CT स्कैन से कंपैरिजन नहीं होता, आपका प्रीवियस एडमिशन के CT स्कैन से कंपेयर होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंट इतना डिस्ट्रेस हो जाता है कि उसको सांस की दिक्कत आने लग जाती है, मतलब चौथे पाँचवें साल में। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जब नाक से खून निकलता है या फिर मुंह से खून निकलता है तो समझ लो एडवांस स्टेज है।
डॉक्टर भी कहेंगे ये हो जाता है, वो पाइप लगाते हो, ड्राइनेस हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, उससे ब्लीडिंग हो जाती है। पेशेंट के कई बार मुंह से भी खून निकलने लग जाता है, नाक से भी निकलने लग जाता है। वो एडवांस स्टेज में होता है जब बीमारी बिल्कुल अपना रूप ले लेती है। तो समझ आना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, तो उसमें जो लंग्स में जो कोई नस होती होगी वो लीक करती होगी या कुछ होता होगा, जिससे मुंह से ब्लड ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी देखा था, मेरी मदर के केस में हुआ था। नाक सोते सोते उनके खांसी होने लग गई थी, जैसी उठी थोड़ा मुंह से ब्लीडिंग होने लग गई थी। तब वो वार्ड में थी, तो डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन दिया था जिससे ब्लीडिंग उनकी स्टॉप हो गई थी। बट उसका क्या फ़ायदा, वो टेम्परेरी इलाज है। मगर जो ग्रेव डिजीज़ है, ये बीमारी की रूट कॉज है, वो अपना बीमारी पूरा अपना रूप ले रही थी, और तभी ब्लीडिंग हुई थी। वरना आज तक उनको ब्लीडिंग नहीं हुई थी मुंह से और नाक से। हमें भी समझ नहीं आया था ऐसा क्यों हो रहा है। हमें भी लगा कि नाक से इरिटेशन हो रही होगी तो ब्लीडिंग होगी, नक्सीर आ गई होगी। और डॉक्टर ने बताया नहीं था कि ऐसे कि एडवांस चीज़ था या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई लंग्स की हालत। फिर फिर आईसीयू में फिर डिस्चार्ज तो कर दिया डॉक्टर ने, आपस में डिस्कस करके। एक रेमाटोलॉजी, एक पल्मोनोलॉजिस्ट, दोनों डॉक्टर देख रहे थे फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया आपस में बातचीत करके, मगर वो इतने सेटिस्फाइड नहीं थे कि बीमारी पूरी जड़ से ठीक हुई हो या फिर आगे एडमिशन ना हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। वो भी थोड़े अनसर्टन थे इस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको सारी कंप्लीट पिक्चर पता होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, 30-40 साल का एक्सपीरियंस होता है उनको। बीमारी ILD देखी होती है, कि कहते भी हैं रेयर प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, बट इतनी रेयर भी नहीं रहेगी, अब तो कॉमन ही हो रही है अब तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है और ये सब हो रहा है। कई बार ये होता है कि किसी फैक्टर से होती है ये बीमारी, के कोई पोल्यूशन हो गया या फिर कुछ पेंट की स्मेल से कोई ट्रिगर होगी, हल्की सी इन्फ्लेमेशन होगी, स्कारिंग होगी लंग्स में, जैसे कोविड में होती थी। अगर वो नहीं है, अगर जेनेटिक फैक्टर है कि इम्यून सिस्टम ही आपकी एंटीबॉडीज़ बना रहा है लंग्स से अगेंस्ट, तो वो तो एक तरह से आप समझ लो दीमक लग गई है लकड़ी पे, वो खाएगी 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 खाएगी। वो बस दवाइयाँ थोड़ी कंट्रोल करेगी, बट खाती इवेंचुअली लंग्स स्टिफ होते रहेंगे, ब्रीदिंग में इशू आता रहेगा। अब मेरी मदर की 2025 31 मार्च 25 में डेथ हुई थी, सुबह सुबह हो गई थी, ICU में थी मम्मा। तो बाईपैप मशीन लगी हुई थी, 100 की स्पीड में लगी हुई थी। अब 100 की स्पीड में कोई मशीन लगी हो, इसमें ऑब्वियस है कि लंग्स अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। वो 90 पे ले जाएंगे, 80 पे ले जाएंगे। अगर आपका ऑक्सीजन 90 से ऊपर मेंटेन नहीं हो रहा, 85 या 87 ऐसे ऐसे हो रहा है, और 90-100 की स्पीड में चल रहा है, तो फेफड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। डॉक्टर भी कहेंगे कि इनको वेंटिलेटर में डाल सकते हैं, मगर मैंने डाला नहीं था, क्योंकि वेंटिलेटर पर डाल दो ILD वाले पेशेंट को, वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। मैंने मल्टीपल डॉक्टर से भी कंसल्टेशन ली थी, जो टॉप के पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। मेदांता में भी दिखाया था और सीताराम में भी दिखाया था, ताकि जो इलाज चल रहा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। बाईपैप मशीन में क्या होता है कि लगातार भी लगा रहे तो नाक से लेके मुंह तक वो आपकी ड्राइनेस क्रिएट करती है, अल्सर्स तक हो सकते हैं ज़बान पे, नाक पतला हो सकता है, हड्डियाँ गल सकती हैं, पेशेंट को बड़ी प्यास लगती है, बहुत चीज़ें होती हैं। बड़ा डिस्ट्रेसिंग होता है, बहुत स्ट्रगलिंग होता है पेशेंट के लिए भी, इतना आसान नहीं होता। पेशेंट भी यही कहता है कि भाई मेरे को सेडेट कर दो, मेरे को नींद की दवा दे दो, इंजेक्शन दे दो, क्योंकि वो टॉर्चर बेयर ही नहीं कर सकता। वो हमेशा कहेगा कि मेरे को वार्ड में कब शिफ्ट कर रहे हो, मेरे को ICU से निकालो, मेरे को घर जाना है, वो बोलेगा। और मेरी मदर तो चलो भोली थी, उनको पता भी नहीं था बीमारी कितनी बड़ी है। वो तो समझ रही थी कि मेरे को डिस्चार्ज कर देंगे या फिर वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, डॉक्टर ठीक करके 1-2 दिन या 3 दिन ICU में रखेंगे। मगर 5वें साल जहाँ इतना एडवांस स्टेज में ILD पहुंच चुका है, और ऊपर से यहाँ तक असर कर चुका है ILD के, खून तक निकलता है मुंह और नाक से, तो नहीं हो पाता उस केस में।
लंग ट्रांसप्लांट का भी बंदा तभी सोचे अगर उसके पास सफिशेंट फंड हो, क्योंकि इसमें आप समझ लो 50 से 60 लाख तो ट्रांसप्लांट का ही है, फिर आगे जो फॉलोअप ट्रीटमेंट होंगे वो अलग होंगे, एडमिशन तब भी होंगे, और पता नहीं फिर भी पेशेंट बच पाए ना बच पाए, क्या सर्वाइवल रेट है कुछ नहीं पता है, क्योंकि एक बार ट्रांसप्लांट भी हो जाए तब भी डॉक्टर ये बोलते 3 से 5 साल तक ही लाइफ है, क्योंकि दूसरा ऑर्गन भी है और बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो इवेंचुअली इस पर भी अटैक करना शुरू कर देगी। तो इसमें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इंश्योरेंस लेके रखो अच्छी खासी, मतलब 1 करोड़ की इंश्योरेंस तो होनी चाहिए, और पेशेंट को ज़्यादा ही ध्यान रखो कि नौबत ना आए बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की। जितना हॉस्पिटलाइजेशन होगी तो आप समझो उतने लंग्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, क्योंकि इन्फेक्शन बैठेगा, बार बार एडमिशन होगा, वो भी अच्छा नहीं है, उससे भी इन्फेक्शन से लंग्स वीक होते हैं, उनकी पावर कम होती है। अब डॉक्टर तो ब्रोंकोस्कोपी भी करेगा, बायोफायर का टेस्ट भी करेगा कि वायरस तो नहीं है, फंगस तो नहीं है, और भी इन्फेक्शन तो नहीं है आपके लंग्स में, तो बड़ी चीज़ें करता है डॉक्टर भी, हर चीज़ की जांच करेगा। बट एक और था, मदर को CMV वायरस भी हो गया, सबकी बॉडी में होता है, बट जब इम्यून सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं तो CMV वायरस भी फ्लेयर आउट हो जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये डॉक्टर ये जनरली ये वायरस तभी इसका ट्रीटमेंट मतलब करते हैं और डिटेक्ट करते हैं जब TLC काउंट लो होते हैं। तो कई बार होता है कि TLC काउंट लो नहीं हुए बट वो वायरस फ्लेयर आउट हो रहा है, कितनी कॉपीज़ बना रहा है, 20,000 बना रहा है, 30,000 बना रहा है, 8 लाख कॉपीज़ बना रहा है वायरस की, अब इसकी, तो बंदा वायरल निमोनिया से ही इफ़ेक्ट होने लग जाता है और नहीं बच पाता, क्योंकि इतना आसान नहीं है वायरस को हटाना बॉडी से। अगर उसने कॉपीज़ बना ली और इम्यून सिस्टम भी डाउन है, मुश्किल है। मैं भी अपने डिनायल स्टेज पे था जब डॉक्टर ने बोला था वेंटिलेटर पे अब इनकी डालना पड़ेगा, बुक्स आर क्लोज, वी हैव रीच्ड एंड ऑफ द रोड, मतलब ऐसे ऐसे बोलते थे हम, मतलब हमने एक्सेप्ट नहीं की वो चीज़ भी, हमने कहा ठीक हो जाएंगी, अंदर क्या पता कि कोई डॉक्टर अंदर तो नहीं झाँक सकता, बट उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, मगर क्या करें हम, वी आर वेरी नियर एंड डियर टू द पेशेंट, तो हम नहीं चाहते वो थोड़ा जाए दुनिया छोड़ के, हम चाहते हैं कि वो ठीक ठाक होके घर वापस आए। बहुत मुश्किल बीमारी है ये, और पता नहीं चलता, पेशेंट एक बार एडमिशन हो गया तो डिस्चार्ज हो गया तो अच्छी बात है, अगर जहाँ फंस गया लंबे समय में तो समझ लो कुछ ठीक नहीं है। मैं बस आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब ब्लीडिंग आने लग जाए नाक और मुंह से तो लंग्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा, वो फिर आखिरी स्टेज होता है, वो डॉक्टर भी नहीं बताएंगे कि आखिरी स्टेज है ये वो, ब्लीडिंग आने का मतलब ही यही है कि लंग्स नहीं काम कर रहे हैं, प्रेशर बन रहा है नसों में, लंग्स और हार्ट की आर्टरीज़ में, जिसकी वजह से रप्चर हो रही है वेन और लीकेज हो रही है, मुंह से नाक से खून आना अच्छी बात नहीं है। ध्यान रखो अपनी पेरेंट्स का, जिसको भी हो रहा है। ILD अच्छी बीमारी बिल्कुल नहीं है, मैंने खुद बहुत महसूस हो रहा है, मेरी मदर चली गई है, दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा, और मैंने ये वीडियो इसलिए सोच के बनाया था कि दूसरों को भी थोड़ा इस बीमारी के बारे में बता दूं, क्योंकि अभी तक तो कोई इलाज आया नहीं है, अगर इन फ्यूचर कोई अच्छा इलाज भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी कोई इलाज नहीं है इसका 2025 तक, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें। मगर डॉक्टर को भी कभी भी ट्रीटमेंट करे डॉक्टर तो ये बोलना कि इनका इम्यून सिस्टम इतना भी डाउन ना करे कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, कहीं ना कहीं एक इतना करे कि इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी शांत हो जाए, क्योंकि मैं हर 6 महीने बाद तो रिटॉक्सीमैब के इंजेक्शन भी लगवाता था मदर को ना, इसमें ठीक हो गई थी वैसे 2 साल तक, तो उनको जैसे ज़रूरत नहीं पड़ी कि ऑक्सीजन लगातार लगाए या फिर कहीं जा ना पाए, जाती थी दिल्ली भी जाती थी, होटल भी जाती थी, रेस्टोरेंट भी, रिश्तेदारों के घर भी जाती थी विदाउट कंसनट्रेटर और एनीथिंग लाइक दैट। बट जब बीमारी अपना प्रेजेंट रूप लेती है तो मुश्किल हो गया था उनका जाना भी,
नहीं जा पाई फिर वो बिल्कुल भी ना। फिर मुश्किल ही होती है। हल्का सा बेड से उठ के वॉशरूम में जाना या फिर कहीं भी हल्का सा बाहर भी जाना बहुत मुश्किल वाला काम था उनके लिए। सांस फूलती थी, फिर आके एकदम से बैठती थी भाग के कि मेरी सांस फूल रही है। मुश्किल तो है बीमारी बहुत ज़्यादा। तब तो मैं घर पे था जब भी इनको इफ़ेक्ट आया था, तब शायद होली वाला दिन था जब मैं लेके गया था। मतलब 17 दिन आईसीयू में रहना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। 15 तारीख से लेके 31 तारीख तक आईसीयू में रही थी वो। 3-4 दिन होश में थी, बहुत अच्छी बातें कर रही थी, आराम से बिल्कुल जैसे नॉर्मल बंदा होता है वैसे कर रही थी। फिर धीरे धीरे फिर हटाने लग जाते, फिर उदास हो रही थी, बंदा ही डिप्रेस हो रहा था वहाँ आईसीयू में बैठे बैठे, कब डिस्चार्ज होंगी कब डिस्चार्ज होंगी, ऐसे ऐसे। फिर जो बाईपास मशीन लगी होती है उससे जब ये अल्सर्स आने लग जाते हैं, बोलना में मुश्किल होती है, गले में ऐसा लगता है कि रेत वाली फीलिंग हो रही होती है, तो मुश्किल तो होता है ये। फिर वो कहता है कि मेरे को वो दे दो, नींद की दवाइयाँ दो। तो हमने एक पर्सनल जीडीए भी रखी थी जस्ट उनको देखने के लिए कि उन क्योंकि ऊपर जो होती हैं हॉस्पिटल की नर्स या जीडी स्टाफ होती हैं, इतनी वो प्रोएक्टिव नहीं होती कि कंटिन्यूस पेशेंट की बात सुने और उनका ध्यान रखे। हमें अपना ही कुछ करना पड़ता है कि बस लगातार बैठे रहे, या कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, पैर दबाए या फिर सिर दबाए या फिर पानी पिला दे या डॉक्टर को बुला दे, कुछ दिक्कत हो तो रखना पड़ता है। अब जीडी के सामने ही मेरी मदर एक्सपायर हुई थी सुबह सुबह। वो कह रही थी कि 6:30 बजे डॉक्टर ने उनको उठाया था, एक टैबलेट दी थी, फिर उनकी पीठ में दर्द हो रही थी तो वो कह रही थी पीठ दबा मेरी। पीठ दबाई और जैसी थोड़ी लेटी एकदम से बीपी लो हो गया उनका, 80 70 60 50, फिर फ्लैट लाइन आ गई। तो वो कार्डियक अरेस्ट ही होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब यही है, एकदम से हार्ट स्टॉप हो जाता है और 5 सेकंड 10 सेकंड में पूरी कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है पेशेंट की ना। ब्रेन काम करना बंद, मतलब होश ही नहीं रहता, ख़त्म, बिल्कुल डेड हो जाता है बंदा। चाहे आप इसके लिए डिफिब्रिलेटर भी यूज़ करो, करंट दो, शॉक दो, तब भी वो नहीं बच पाता, क्योंकि वो एक तरह से सेकंड इंसल्ट होती है हार्ट की, क्योंकि वो लंग्स की वजह से हार्ट काम नहीं कर रहा। क्योंकि हार्ट में बड़ा प्रेशर होता है कि ऑक्सीजन बॉडी को पहुँचाने का। इसमें कई बार किडनीज़ में भी दिक्कत आती है, किडनीज़ में भी आउटपुट कम होने लग जाता है जब हार्ट पे प्रेशर बिल्ड हो जाता है, लंग्स में थोड़ा पानी भरने लग जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाते हैं। मेरे को अभी तक याद है ये चीज़ें। मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। जब पेशेंट मतलब होश में नहीं रहता, सेडेशन में होता है, समझ लो आँख खोलता है, थोड़ी सी समझता है, 1-2 दिन पहले ज़्यादा होश आ जाता है, प्रोएक्टिव हो जाता है कि कुछ भी बात करने लग जाएगा, हर तरह की बात करने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा। फिर सडनली फिर अगले दिन डाउन हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। फिर बस आंखें खोली, आंखें बंद की, आंखें खोली, आंखें बंद कर ली, इशारों में बात की, कुछ बोलने की क्षमता ही नहीं होती। सेंसेशन ख़त्म हो जाती लातों की, पहले तो लातों से थाइज़, फिर आगे पेट, सेंसेशन पूरी बॉडी की ख़त्म होने लग जाती है। समझ लो प्राण जा रहे हैं वो, एक तरह से ऐसे ही होता है कि पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं। तो सारी ऐसे होता है ना, एनर्जी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ऑक्सीजन वहाँ पहुँचता है। मेन तो हार्ट पे पहुँचेगा, ब्रेन पे पहुँचेगा, बाकी जगह तो काम नहीं हो रहा तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, तो वहाँ सेंसेशन नमनेस आ जाती होगी या कुछ होता होगा। मैंने मम्मा को टिकल भी किया, उनको फीलिंग नहीं आई। एक सिस्टर ने इंजेक्शन पेट में लगाया था उनको ब्लड थिनर का, उनको तब भी पता नहीं चला था। तो कहीं ना कहीं सेंसेशन नमनेस हो गई थी बिल्कुल। बस ये हार्ट और ब्रेन और लंग्स, ये 3 पे ही बॉडी का फोकस था कि ये 3 और किडनी, ये सब काम करे, मेजर ऑर्गन काम करे। तो वही चीज़ है, जब लंग्स बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये चीज़ होती है, बहुत मुश्किल होती है ये। और जब पे ये आपके नियर डियर, वैसे बोलना नहीं चाहिए, अगर एक्सपायर हो जाते हैं
तो जो सेटबैक लगता है वो बड़ा पेनफुल होता है। आप एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। और डॉक्टर वेंटिलेशन का बोलेगा, बट कभी भी कोशिश करना कि वेंटिलेटर पे ना ही जाना पड़े और अलाउ ही ना करना, क्योंकि वेंटिलेटर पे एक तो पेशेंट खुद फाइट नहीं कर पाता, फिर सेडेटेड रहता है, कोई फ़ायदा नहीं, आप मिल नहीं सकते उनसे, बात नहीं कर सकते, कुछ भी मतलब कोई पर्पस ही नहीं रहता, वो पहले ही समझ लो एक तरह से डेड हो जाता है। क्योंकि वेंटिलेटर से बाहर निकालना एलडी पेशेंट को इट्स डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल, वो बचता ही नहीं है पेशेंट। इससे बेटर है कि एटलीस्ट वो विदाउट वेंटिलेटर एटलीस्ट बॉडी फाइट करे, आपसे बात करे। मतलब मदर भी मेरी 17 दिन रही थी, डॉक्टर ने तो हफ्ते बाद ही बोल दिया था वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, बट हमने मना कर दिया था, बाकी डॉक्टर भी मना कर रहे थे कि अच्छा वो तुमने वेंटिलेटर पे नहीं रखा, क्योंकि वेंटिलेटर का कोई फ़ायदा नहीं था, बच ही नहीं सकता था। वेंटिलेटर पे रखना तो मतलब ये हो गया कि जब तक हार्ट चल रहा है वेंटिलेटर पे ही है, फिर पेशेंट फैमिली भी फंसी रहती है, रोज़ रोज़ का लाख लाख रुपया जुड़ता रहता है हॉस्पिटल का, और वो तो एक प्रॉब्लम है ही। और पता नहीं कि कब तक वेंटिलेटर पे रहेगा बंदा, इंडेफिनिट पीरियड पे भी रह सकता है। और फिर डॉक्टर ही आगे कुछ और करते होंगे कि बताते होंगे कि अगर ठीक नहीं हो रहा और ये कंटिन्यूस वेंटिलेशन पे है, घर पे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप कब तक रखोगे, और ट्यूब जा रही है अंदर, हर चीज़ इफेक्ट होगी, बाहर वाली चीज़ इफेक्ट ही नहीं होती बॉडी में, पाइप वाइप जा रही है, गला पकड़ा जाता है, इन्फेक्शन होता है, तो अल्टीमेटली वो डेथ की तरफ ही जा रही होती है चीज़ें। तो वेंटिलेटर तो अवॉइड ही करना, जितना भगवान ने जान दी है तब तक तो पेशेंट को फाइट करना ही पड़ता है, बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, झटके लगते हैं पेशेंट को, वो बोलेगा मेरे को झटके लगते हैं, मतलब डेथ के हफ्ते पहले ही शुरू हो जाएगा कि जब मैं लेटी होती हूँ ना मेरे को झटके लगते हैं ऐसे। इसका मतलब है वो हार्ट फेलियर की तरफ ही जा रहा है, लंग्स में पानी भरना, किडनी का आउटपुट कम होना, पैरों में सेंसेशन ख़त्म होना, बंदे का ना बोल पाना, सिर्फ सेडेटेड रहना, बेहोशी की हालत में रहना, थोड़ी आंखें खोलना बंद करना, सिर हिलाना, हाथ हिलाना, बस वो समझ लो बहुत मुश्किल है। अब इतनी चीज़ें जब हो जाती है इसका मतलब कहाँ एनर्जी, कहाँ बॉडी वर्क कर रही है। लगने को तो मैं कहूँ 30-40 हज़ार की इंजेक्शन लग जाए शरीर पे, बॉडी काम करने लग जाए, बट कई बार बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है कि भैया स्टेरॉइड भी असर करने बंद हो जाते हैं, चाहे आप 120 mg क्यों ना दो या 250 mg दिन का क्यों ना दो, बॉडी रिएक्ट ही नहीं करती फिर। डॉक्टर इंडॉक्सिन भी बोलते हैं, वो तो कैंसरस मेडिसिन होती है, इम्यूनिटी ज़ीरो करने के लिए टैबलेट देंगे उसकी, क्योंकि वो कहते हैं उसका एंटीडोट होता है। अगर इंजेक्टेबल देंगे तो वो पेशेंट नेगेटिव साइड भी जा सकता है, उसका कोई एंटीडोट नहीं है कि वो चला गया शरीर के अंदर। बाकी स्टेरॉइड तो कंटिन्यूस रहते ही रहता है, वो 40 mg पे आ जाते हैं, अगर वो 250 mg काम नहीं कर रही तो समथिंग एल्स इज़ रॉन्ग। मोस्ट प्रॉब्ली आप समझ लो इम्यूनिटी ज़ीरो हो जाती है ना, जब डॉक्टर एग्रेसिव हो जाते हैं इम्यूनिटी को लेकर, तो जो बाकी अपॉर्चुनिटिस इन्फेक्शन होते हैं, CMV वायरस हो गया, अदर टाइप ऑफ वायरस हो गए, वो फ्लेयर आउट हो जाते हैं बॉडी में, तो वो अपना कॉपीज़ बनाने लग जाते हैं और इवेंचुअली पेशेंट की डेथ हो जाती है निमोनिया, बायलेटरल निमोनिया से या प्रोग्रेसिव ILD से। यही होती है ज़्यादातर, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर आपको कोई मुझसे हेल्प चाहिए या कुछ और मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना कष्टदायक होता है परिवार के लिए, और पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको एक जगह बंधना होता है, बैठना होता है,
एक दुनिया से कट ऑफ होना होता है कि जा नहीं पाता, मतलब इमोबाइल हो जाता है। पीठ में दर्द होना, कमज़ोरी आना, भूख कम लगना, ये सब लक्षण होते हैं बीमारी के। इसका कोई वो नहीं है। स्टेरॉइड होते हैं जिससे भूख बढ़ जाती है टेम्परेरी, जब तक चल रही है चल रही है। एक टाइम आता है कि स्टेरॉइड का भी असर ख़त्म हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है और फिर बीमारी ने अपना रूप धारण कर लिया होता है और फिर भगवान ले जाते हैं। मगर ये बीमारी सच्ची ख़तरनाक है। अगर डॉक्टर कह रहे हैं आईएलडी हुआ है, पेशेंट को डिटेक्ट हुआ है, 3 से 5 साल लाइफ है, समझ लो 3 से 5 साल है। अगर 3 साल इसलिए कि अगर पेशेंट ने ध्यान नहीं रखा, 5 साल मैक्सिमम दवाइयों के साथ। ये अगर आप फॉलोअप ले रहे हो, प्रॉपर दिखा रहे हो, तो 5 साल है। कहीं होता है कहीं बीमारी में कि भाई डॉक्टर लिख देते हैं 1 साल चलेगा, 2 महीने 6 महीने, बट बंदा 10 साल भी चलता है और दूसरी बीमारियाँ होती हैं। बट आईएलडी का मैंने देख लिया, मैंने हर चीज़ करके देख ली है, पूरा अच्छा इलाज हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि पैसों के चक्कर में रोक दिया इलाज, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कॉन्टीन्यूस रहा था इलाज, पूरा अच्छा इलाज मिला, अच्छे हॉस्पिटल में मिला। बार बार लेके गए, जब भी ऑक्सीजन 90 से नीचे गया है तो उनको लेके गए हैं। इंतज़ार नहीं किया कि अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि 90 से नीचे जा रहा है तो कोई रीज़न है जाने का। वेट ना करो, बिल्कुल सेंसिटिव होके काम करो, अपना माइंड बिल्कुल बैलेंस में रखना। पेशेंट से नाराज़ बिल्कुल मत होना, क्योंकि वो जब कह रहा है कि मेरे को बीमारी है और हो रहा है, डिस्ट्रेस फीलिंग हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो हो रही है। आप उसको अपने आप को उसकी पोजीशन में रख के देखो। बीमारी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सेक्रीफाइस होते हैं इसमें। बस वो ये चाहता है पेशेंट कि मेरे को बस हौसला मिलता रहे, मेरे साथ रहे, फैमिली सपोर्टिव रहे। क्योंकि जब एक बार चला जाता है ना हॉस्पिटल में, आईसीयू में चला जाता है, तो अब मिलने के लिए तरसता है बंदा कि मेरे को मिलना है अपने पेरेंट्स से या किसी से भी। वो बाहर खड़ा रहता है आईसीयू के बाहर कि मिलना है मिलना है। जब तक है आपके पास तब तक कदर करो। अगर वो आईसीयू में चला गया, वो आपको गार्ड नहीं जाने देगी अंदर बार बार। मिलने का टाइम वही होता है 11 से 12, 4 से 5, उतने लोग होते हैं मिलने के लिए। तो उससे बंदा तरसता है कि काश निकले फटाफट बाहर और हमारे साथ रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार भी अपना ऑफिस घर सब कुछ छोड़ के एक जगह अपनी एनर्जी लगाता है, क्योंकि दुनिया को नहीं पता कि आपके क्या हुआ है, बीमारी कौन सी है, इसका क्या असर होता है फैमिली पे। वो बेफिक्र रहते हैं जब तक उनकी वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती, उनको नहीं पता। इस ओनली यू नोस, इट्स योर स्ट्रगल, योर फैमिली, यू हैव टू बी विद देम एट ऑल टाइम्स। अगर सबको साथ में रहना होगा, चाहे आपका कोई भाई या फिर कोई बहन या फिर कोई भी रिश्तेदार आपका सपोर्ट भी ना कर रहा हो, आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उनको पसंद करते हो, आप उनके बिना नहीं रह सकते, तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। जो जिससे प्यार करेगा वो वहाँ खड़ा होगा उसके साथ, जो नहीं करेगा वो बहाने मारेगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। बट आप लोगों को साथ में रहना पेशेंट के। डॉक्टर भी उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना फैमिली सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो देखते हैं कि फैमिली इतना सपोर्टिव है, हम भी इस हिसाब से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट देना और इंश्योरेंस मत भूलना लेनी इनकी। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी में। एक लंग ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन आएगा, इसलिए 1 करोड़ की इंश्योरेंस लेके रखना, मैं अभी भी कह रहा हूँ। 10-15 लाख से तो इलाज हो जाएगा। हिम्मत का भी मेरे से 10 लाख की पॉलिसी थी, पर मगर उसका क्या बोलूँ, उससे लंग ट्रांसप्लांट का ऑप्शन नहीं था। इसमें एक्मो मशीन में डाला जाता है और जब तक लंग्स का डोनेशन नहीं आती, अप्रूव नहीं होती, तो बंदा एक्मो में ही रहता है, सेडेटेड रहता है तब तक, जब तक सर्वाइव कर रहा है एक्मो मशीन में। इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। सिर्फ पेशेंट पे होता है, उसके लक पे होता है कि वो बच जाए एक्मो के दौरान। अगर जहाँ तक सर्वाइव कर जाता है, अगर उसके बाद लंग ट्रांसप्लांट होता है, उसमें भी रिस्क रहता है कि बॉडी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये वो बहुत चीज़ें होती हैं। जस्ट अपनी फिंगर क्रॉस रखना और भगवान से प्रार्थना करना कि जो भी हो मैं जान बचाऊंगा, जो भी है मेरा रिलेटिव जिसको आईएलडी है, ठीक है। बाकी भगवान आप पे अपनी कृपा बरसाए रखे और खुश रहना,
अच्छे काम करो, बस मैं यही कहता हूँ। ध्यान रखो आप सब अपना। बाय।